नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे इस YouTube चैनल पे जॉन डीवी की शिक्षा से संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जॉन डीवी के दर्शन के विषय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने अपने दर्शन में किस किस शब्दावली को इस्तेमाल किया है और अपने प्रयोगवाद में या प्रयोजनवाद में किस स्तर को किस शब्दावली के अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन को पहचानने में आपको इजी होगा। उन सारे शब्दों को हम लोग वहाँ पे पकड़ने का या समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन अगर प्रयोजनवाद से या जॉन डीवी से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो हम किस तरीके से हिट करेंगे उस प्रश्न के आंसर को। उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है जॉन डीवी के कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि शिक्षा ग्रंथों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। खैर, जॉन डीवी का थोड़ा सा बात करना तो उचित नहीं होगा क्योंकि वो इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े दार्शनिक शिक्षा शास्त्री थे कि उनके बारे में अल्प बातें करना उचित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो शिक्षा ग्रंथ से रिलेटेड कुछ उनकी प्रमुख पुस्तकें या रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे इधर जो है साइड में सन लिखे हुए हैं, ये देखिए, और राइट साइड में हमने उनका रचनाएं उनकी लिखी गई हैं। तो इन रचनाओं को आपको याद रखना है क्योंकि ये हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, हमेशा पूछ लिए भी जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो जैसे 1899 में इनकी जो रचना आई थी, द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी के नाम से आई थी। 1902 में जो है इनकी रचना आई थी, द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम आई थी। 1910 में आई थी, हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक। 1913 में आई थी, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। ठीक है। 1915 में इनकी जो रचना आई थी, स्कूल ऑफ टुमारो, स्कूल ऑफ टुमारो आई थी। 1916 में इनकी जो बुक आई थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस यह बुक मानी गई है। और 1922 में इनकी बुक आई थी, रचना आई थी, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। ये जो है इनकी ग्रंथ आई थी। 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर ग्रंथ प्रकाशित की गई थी, एक्सपीरियंस एंड नेचर। 1929 में जो है स्टडी ऑफ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, यहाँ से आप पढ़िएगा, स्टडी ऑफ, यहाँ से स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। ये 1929 में इनकी ग्रंथ आई थी। फिर 1929 में एक और ग्रंथ प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन, सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन, यह नाम से जानी गई। डीवी की इन रचनाओं को पूरे विश्व की शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा था क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े विद्वान और शिक्षा शास्त्री थे। तो इन सारी बुक्स को आप देख भी सकते हैं। फिर आगे हम जब बात करेंगे आगे, तो जॉन डीवी के दर्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जॉन डीवी के दर्शन के बारे में बात करेंगे कि इनका दर्शन क्या था, इनका दर्शन क्या था, इनके दर्शन से हम क्या सीख सकते हैं और किन किन शब्दों को आपको इनके दर्शन में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही आपको हिट हो सकते हैं जहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली यह जानेंगे कौन से विद्वान ने किस शब्दावली को ज़्यादा प्रयोग किया है या किस टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपने वाद में, तो वहाँ से क्वेश्चन को समझने और सही आंसर करने में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे डीवी है, ये
ये लिखा है डीवी है। डीवी ने दर्शन के यानी जॉन डीवी ने दर्शन के विभिन्न पक्षों पर दूरगामी प्रभाव को वाले कार्य किए हैं। सुविधा की दृष्टि से हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। तो इनमें ये जो मुख्य यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहे हैं 10, ये बहुत ही महत्वपूर्ण की नोट पॉइंट्स होंगे, जिसके अनुसार हम क्वेश्चन को समझ सकेंगे कि जॉन डीवी ने किन किन शब्दों को इस्तेमाल किया था अपने दर्शन में, अपने शिक्षा में। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला है इन्होंने इस्तेमाल किया था विमर्शात्मक या विवेचनात्मक जांच। यह इन्होंने अपने दर्शन में शामिल किया था सबसे पहले। और दूसरा है अनुभव। अनुभव भी महत्वपूर्ण इन्होंने एक कीनोट की तरह के ज्वाइन किया था। देखिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे 10 लिखे गए हैं कीनोट, ये आपके एक मुख्य यानी टूल्स की तरह काम करेंगे प्रयोजनवाद या जॉन डीवी के वाद को समझने के लिए। जैसे क्वेश्चन आता है तो कहाँ पे कौन से शब्द आपको दिखाई दें, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए कि ऐसा शब्दावली किस वाद में देखा गया था या किस दार्शनिक के वाद में देखा गया था। तो जिसमें विमर्शात्मक या विवेचनात्मक जांच की अगर बात की जाए तो जॉन डीवी के ही वाद में देखा गया। सबसे ज़्यादा अनुभवशीलता की बात की जाए तो जॉन डीवी के दर्शन में देखा गया। ज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पे जॉन डीवी ने इस पर जो है मुख्य फोकस किया है। इनके दर्शन में क्या है, दर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रयोगवाद इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आया। उपकरणवाद किस तरीके से सम्मिलित हुआ, सापेक्षवाद क्या है और किस तरीके से इनके वाद में देखने को मिलता है, सुधारवाद कैसे इस्तेमाल किया है इन्होंने, उसको हम लोग देखेंगे। मानवतावाद किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसको हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट में राजनीतिक दर्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस 10 की नोट पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इन 10 की नोट्स के अंतर्गत कुछ न कुछ प्रमुख इन्होंने अपने उद्देश्य को रखते हुए चीज़ों को बताया है। ऐसा नहीं कि यहाँ अनुभव, ज्ञान, दर्शन, प्रयोगवाद, उपकरणवाद, सापेक्षवाद, सुधारवाद, मानवतावाद हमने की नोट पकड़ लिया तो बस यहीं से हो गया। अब इनके अंदर जॉन डीवी साहब ने क्या क्या इस्तेमाल किया है, किस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उनके बारे में बताया है, उन सब के बारे में एक अलग अलग अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 2 का अध्ययन करेंगे। पहला हम जो विमर्शात्मक या विवेचनात्मक जांच के बारे में बात करेंगे और दूसरा अनुभव के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अनुभव और विमर्शात्मक या विवेचनात्मक चिंतन के बारे में बात किया है। बाकी जो की नोट पॉइंट होंगे उनका हम अलग से वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले आपके पास है, दिख रहा होगा विमर्शात्मक। अब विमर्शात्मक या विवेचनात्मक जांच क्या होता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, इसके बारे में हम लोग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विमर्श धन आत्मक बराबर विमर्शात्मक होता है, एक पूर्ण शब्द हो जाता है। अर्थात इसका अगर हम शाब्दिक मीनिंग देखें तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने से रिलेटेड है। यानी विमर्शात्मक का मतलब यहाँ पे है, जॉन डीवी साहब ने कहा कि इसका केवल और केवल यह तात्पर्य है कि समस्याओं को समझिए और उनका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में बात करिए। तो हर एक की नोट पे जॉन डीवी साहब का अपना एक दर्शन था, अपना एक चिंतन था, अपना एक विमर्श था, अपना एक समाधान था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे परिचर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जॉन डीवी ने समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान हेतु विमर्शात्मक या विवेचनात्मक जांच की आवश्यकता को समझा तथा इस पर सर्वाधिक जोर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी मनुष्य किसी बालक के सामने कोई भी कार्य करता है या उस कार्य को नहीं कर पाता है तो एक इरिटेशन फील होता है या कुछ समस्याएं उसके सामने प्रकट होती हैं, तो
जब उसको कोई दिक्कत होती है कार्य करने में, तो उसके सामने कुछ न कुछ समस्याएँ फेस करता है। तो यहाँ पे जॉन डीवी साहब यह कहते हैं कि उस मनुष्य, उस बालक को क्या करना चाहिए, समस्या को पहले समझे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यानी कि हम किस कारण की वजह से हम यह अमुक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को उसको समझना चाहिए। तदुपरांत समझने के बाद हमको क्या करना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए, या किसी समस्या में क्या निहित है, या आलोचनात्मक अन्वेषण क्या है, मानव संबंधों में बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर डीवी साहब ने अपनी पुस्तक हाउ टू थिंक और लॉजिक द थियरी ऑफ इंक्वायरी में दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे जमा बात ये है कि समस्या को बालक पहचाने और उसके समाधान के लिए किस तरीके से चिंतन करे, किस तरीके से विमर्श करे, किस तरीके से वहाँ तक उसके सलूशन तक पहुँचने का प्रयास करे, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और यह सारी बातें यह भी मेंशन किया गया है कि वो किस बुक में बताते हैं। हाउ टू थिंक उनकी एक बुक है, और दूसरा उनके पास बुक है थियरी ऑफ इंक्वायरी में। ये सारी बातें उन्होंने जोर शोर के साथ उन्होंने उस पर इंगित किया है। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने विमर्शात्मक चिंतन के लिए कुछ सोपानों का निर्धारण किया है। अब आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जॉन डीवी के विमर्शात्मक या विवेचनात्मक जांच के कुछ जो सोपान हैं या जो चरण हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आप बात करिए, या क्रम से समन्वित करने के लिए आपको प्रश्न दे दिया जाता है। तो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है, क्या है, विमर्शात्मक विवेचनात्मक जांच में समस्या का आभास करना। सबसे पहले बालक को समस्या का आभास होना चाहिए कि समस्या है कौन सी, किस कारण से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। और जब समस्या का आभास हो जाता है, तो उसके बाद बालक को करना चाहिए समस्या का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हाँ, वास्तव में यही समस्या है, उस अमुक कार्य करने में बाधा क्या बन रहा है। तो उसका एकदम से समस्या का स्पष्टीकरण कर लेना होता है। फिर उसके बाद जो है, समस्या को स्पष्ट करने के बाद समाधान हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण करना होता है, यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है कि हम, वैसे भी आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होता है, अगर है, तो परिकल्पना के यहाँ साधारण सा मतलब यह है कि हम किसी समस्या का जो टेंटेटिव सलूशन होता है या अनंतिम जो सलूशन होता है, हल होता है, वही हमारा परिकल्पना होता है। इस तरीके से एक रोड मैप होता है सलूशन तक जाने का। ठीक है। तो समस्या को स्पष्ट करने के बाद समाधान के लिए हम एक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। जब परिकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है, नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोगों के पास, निगमनात्मक विवेचना द्वारा विभिन्न परिकल्पनाओं के निहितार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ परिकल्पना तक पहुंचते हैं जो सबसे उपयुक्त होता है। यानी जब हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं, परिकल्पनाएं एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उन सारे परिकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद हम निगमनात्मक विवेचना द्वारा विभिन्न परिकल्पनाओं को के निहितार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ परिकल्पनाओं तक पहुंचते हैं जहां जो परिकल्पना हमको उपर्युक्त रूप से सलूशन देने का प्रयास करता है, उसी परिकल्पना को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में यही है। फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है, परिकल्पना की स्वीकार किए जाने की संभावना का निरीक्षण या प्रयोग द्वारा निर्धारण करना होता है कि यह जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, अमुक हाइपोथेसिस सही है इस समस्या के लिए, अमुक हाइपोथेसिस गलत है इस समस्या के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास 5 प्रमुख चरण होते हैं, और ये चरण आप लोगों ने रिसर्च अनुसंधान के स्टेप्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ज़्यादातर उससे ही कोरिलेट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग जो है विमर्श की जो विवेचनात्मक जांच है, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, और यही डीवी साहब ने अपने हाउ टू थिंक में बताया है। अब अगला जो है चरण हमारे पास जो है, वो है आपके पास अनुभव। अनुभव से क्या यहाँ तात्पर्य है, अनुभव से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है।
अनुभव यहाँ पे अनुभव, अब देखिए अनुभव क्या है, अनुभव के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। डीवी के अनुसार विचारों के केंद्र में अनुभव है। डीवी के जो भी विचार हैं उसके केंद्र में क्या है मित्रों, अनुभव है। तो अनुभव को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे डीवी के अनुसार अनुभव से तात्पर्य क्या है, और यह शब्द बार बार उसके लेखन में देखने को प्राप्त होता है। उसका मतलब डीवी साहब ने जितना भी अपना लेखन लिया है उसके सेंटर ऑफ पॉइंट में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस या अनुभव शब्दावली का इस्तेमाल करता हुआ ज़्यादा नजर आता है। तो जहाँ कहीं भी प्रश्नों में अगर अनुभव या एक्सपीरियंस की बात करता है तो जॉन डीवी का लगभग वहाँ पे सिद्धांत अप्लाई कर दिया जाता है। उसने अपने कार्य एक्सपीरियंस एंड नेचर, आर्ट इज एन एक्सपीरियंस, देख लीजिए ये एक उनकी रचना है, जैसे अपने कार्यों में अनुभव पर अत्यधिक जोर दिया है। उनके लिए मानव का ब्रह्मांड से संबंध या व्यवहार का हर पक्ष अनुभव है। प्रकृति एवं वस्तुओं की अंतर क्रिया को महसूस करना अनुभव है। इन्होंने कहा है कि अनुभव क्या है, प्रकृति तथा उनके बीच जो वस्तुएं हैं उनके बीच एक अंतर क्रिया होती है, उस अंतर क्रिया को ही समझ लेना ही क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। जी हाँ मित्रों, क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। तो इस तरीके से आप अनुभव को यहाँ पे समझ सकते हैं कि अनुभव से तात्पर्य क्या है कि प्रकृति और वस्तुओं के बीच में जो है अंतर क्रिया को महसूस करना ही अनुभव कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे जॉन डीवी साहब कहते हैं, कुछ रूढ़वादिता, जो रूढ़वादिता क्या होती है, जो परंपरागत चीजें आपके सामने पहले से विद्यमान होती हैं उसके बारे में और स्वयं के विचारों के बीच में कुछ अंतर बताते हैं जॉन डीवी साहब अनुभव के आधार पर। जैसे इसमें लिखा हुआ है, रूढ़वादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या था कि अनुभव को ज्ञान से संबंधित मानते थे। जो रूढ़वादी लोग थे अनुभव को ज्ञान से संबंधित मानते थे, ठीक है। लेकिन जबकि जॉन डीवी के अनुसार क्या है कि अनुभव को जीवित प्राणी एवं उसके सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के मध्य की अंतर क्रिया मानते हैं। अनुभव ज्ञान से नहीं बनता है, जबकि जॉन डीवी का कथन है कि ये प्रकृति और सामाजिक वातावरण के मध्य एक जो अंतर क्रिया होती है वही जो है प्राणी के लिए अनुभव हो जाता है। तो इस की नोट को आप ध्यान रखेंगे एक एक बार बिंदु को, क्योंकि यहीं से प्रश्न बन जाता है। फिर दृष्टिकोण, यहाँ पे हमने दो कैटेगरी ले लिया है, एक रूढ़वादी दृष्टिकोण, दूसरा जॉन डीवी का दृष्टिकोण। दोनों के दृष्टिकोण से कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं, जिसमें रूढ़वादी दृष्टिकोण कहते हैं अनुभव को आत्मनिष्ठ आंतरिक तत्व मानते हैं। अनुभव को आत्मनिष्ठ आंतरिक तत्व मानते हैं, जबकि जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी वस्तुनिष्ठ विश्व को महत्व दिया है, जो मानव की क्रिया एवं पीड़ा में प्रवेश, जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इस बात को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जो रूढ़वादी है उनकी विचारधारा ये है कि अनुभव को आत्मनिष्ठ आंतरिक तत्व मानते हैं, जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से संबंध रखता है, लगभग ये है। और यहाँ पे जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ विश्व को महत्व दिया है, जो मानव की क्रिया एवं पीड़ा में प्रवेश करता है। हाँ, पीड़ा में प्रवेश करता है और मानव के द्वारा वह परिवर्तित भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जॉन डीवी के वाद में परिवर्तनशीलता एक प्रमुख रूप से सामने होता है, जिससे समाज परिवर्तनशील होता है, कार्य करने का जो शैली है वो भी परिवर्तनशील रहता है। तो यहाँ पे प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, परिवर्तनशीलवाद आदि के नामों से जॉन डीवी का विचार जाना जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने
मेंशन किया था। अब जॉन डीवी कहते हैं अनुभव को भविष्य से जोड़ते हैं। अगर मतलब कोई भी परिवर्तन चाहता है, अपने वर्तमान स्थिति में कुछ परिवर्तन या चेंजेस चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, अपने अनुभव को भविष्य से जोड़ना होगा, तभी सिस्टम में परिवर्तन आ सकता है। अदरवाइज परिवर्तन नाम की कोई एक चीज रह सकती है, बाकी परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अनुभव को जॉन डीवी के अनुसार सीखे कि अनुभव क्या है। वैसे भी तो कुल मिला के यहाँ जमा बात ये है कि जो जॉन डीवी का विचार है अनुभव को लेकर के, उनका केवल और केवल इतना कहना था कि जो अनुभव मिलता है जीवित प्राणी को, वो प्रकृति और समाज की अंतर क्रिया के द्वारा अनुभव मिलता है, ना कि किसी ज्ञान के द्वारा जो है हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहें। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।